हाँ जी, गुड इवनिंग भाई सबको, गुड इवनिंग। अपने जो एडजेक्टिव चैप्टर के दो आपके प्रैक्टिस सेट डले हैं, प्रैक्टिस मॉक कह लो, 30-30 क्वेश्चन वाले, उनका डिस्कशन का जो वीडियो है, उसके जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं उनके डिस्कशन की जो वीडियो है वो मैं आज रात को शूट करके डाल दूंगा। रात को 12-1 बजे के आसपास आपको दिखने लग जाएगी। ठीक है। अभी एक्चुअली 3-4 दिन से इसी काम के अंदर बिजी था, सेकंड वाले के अंदर। वीडियो जितनी अपने ऐप पर हुई हैं अभी तक, ठीक है, उनको मैंने एडिट कर दिया है। ऑलमोस्ट सारी वीडियो अब एडजेक्टिव लेक्चर 4 तक की सारी मैं एडिट करके डाल चुका हूँ। उसमें जैसे होता ना, जब नई नई ऐप बनी थी, सर लैपटॉप पे कैसे चलाएं, सर डाउट नंबर कैसे मिलेगा, मान लो कोई लगातार स्पैम कर रहा है, उसकी वजह से उसको मतलब डांट लगाने लग गया मैं, तो बहुत ज़्यादा जो भी ऐसी बात थी या XYZ थी उसको मैंने काट दिया। उससे आप लोगों को भी फ़ायदा होगा कि जब आप रिवाइज करेंगे तो आपका टाइम सेव हो जाएगा ना। ऐसा नहीं कि बार बार आप आगे 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 कर ही जा रहे हो, पता नहीं चल रहा आपको। तो ये आप लोगों के भी चीज़ काम आएगी। ठीक है जी। ये मैंने पीछे के सारे लेक्चर्स एडिट कर दिए, एडजेक्टिव लेक्चर 4 तक। बाकी एडजेक्टिव 5 जो है बस उसको एडिट करना है। वर्ब से अभी सब कुछ ओके। चलो जी, आ जाइए। चैप्टर चल रहा था जी अपना वर्ब। वर्ब को मैंने 3 पार्ट में बांटा था, मेन वर्ब, मॉडल और एडवांस वर्ब। ठीक है। मेन वर्ब के पोर्शन को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसके अंदर पिछली क्लास के अंदर अपन ने कंफ्यूजिंग वर्ब्स देखा था, अगर आपको याद हो तो। कंफ्यूजिंग वर्ब्स के अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ा था? फॉल, फेल, है ना, राइज, रेज, लाई, ले, अपन ने ये सारी चीजें पढ़ी थी कंफ्यूजिंग वर्ब के अंदर। अब अपन उसी चीज को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, मतलब। ठीक है। कंफ्यूजिंग वर्ब्स तो खत्म हो गई। अब आगे देखिए, ये जो वर्ब होती हैं इनकी V1 V2 V3 सेम होती है। आपने सुना होगा कट कट कट, पुट पुट पुट, है ना। अगर कटेड लिख दूं तो गलत हो जाएगा, पुटेड लिख दूं तो गलत हो जाएगा, है ना। अब होता क्या है, कट 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 तो सबने सुन रखा है, पुट 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 तो सबने सुन रखा है, ये वाली बाकी वाली सुन नहीं रखी होती। बोलने सुनने में, अब जैसे मान लो ब्रॉडकास्ट है, ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्टेड, ब्रॉडकास्टेड, सुनने में कितना अच्छा लग रहा है ना। इसीलिए इस पे एरर आता है। क्लियर हो गया जी? हाँ जी। एक बार इसको देखिए जरा, एक बार इसको देखिए। वैसे तो ये वर्ब याद ही करनी है, लेकिन फिर भी आपको एक स्टोरी सुना के ये मैं वर्ब याद करा देता हूँ। ठीक है जी। एक लड़का था भाई, ठीक, उसकी शादी हो गई। एक लड़का था, उसकी शादी हो गई। जैसी शादी हुई, जैसी शादी हुई, खर्चे बहुत बढ़ गए। जैसे ही शादी हुई खर्चे बहुत बढ़ गए। क्यों? शादी हुई, खर्चे बढ़ गए। अब खर्चे किस लिए बढ़ गए? बीवी आ गई थोड़ी सी, समझ रहे हो, हाई फाई। अब उसको चाहिए लुई विटॉन का बैग। लुई विटॉन का बैग, बैग ही 1.5-2 लाख रुपए का है। अब ये बेचारा, इसकी तनख्वाह में लुई विटॉन के बैग कहाँ से आने थे? लेकिन वो होता ना कि हाँ, हर ख्वाहिश पूरी करेंगे, तो उसके लिए भाई इसने कुछ गलत रास्ते चुन लिए। जैसे कि ये पेपर वेपरों की सेटिंग कराने लगा, ठीक, बैटिंग करने लग गया, क्रिकेट पर सट्टे वट्टे लगाने लग गया, बिडिंग करने लग गया, घोड़ों की रेस पर जुआ हुआ खेलने लग गया। ये सारे इलीगल धंधे करने लग गया इस टाइप के। ठीक है जी। फिर क्या हुआ? ये जो जुआ होता है ना, ये जुआ होता है, इसकी खास आदत होती है, शुरू शुरू में बड़ा जिताता है। शुरू में तो सब बढ़िया चल रहा था, 2-3 करोड़ रुपए कमा लिए, वहाँ मालदीव्स के अंदर कर रहे हैं अपना दोबारा हॉलीडे स्पेंड। लेकिन जब फटका लगता है तो बड़ा लगता है। अब वो होती है ना अर्ज कि कोई नहीं अगली बार जीत जाएंगे, कोई नहीं अगली बार जीत जाएंगे। उस चक्कर में करते 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 सारी सेविंग उड़ा दी, इवन घर तक अपना गिरवी रख के भी, हाँ ठीक है मेरा घर तेरा हो जाएगा अगर ये जुआ मैं हार गया तो। घर तक नीलाम होने की कगार पे आ गया। फिर वसूली वाले आए, वो आते ना 15 दिन के अंदर पैसे दे दूंगा। 15 दिन में पैसे कहाँ से आने थे? तो इसको जीप में धकेल लिया, इसको जीप में धकेल लिया, इस बंदे को घर से उठाया, जीप में धकेल लिया, 2-4 रैपट लगा, हिट किया इसको, पैसे दे दे, कहता है ही नहीं, दूं कहाँ से? फिर भैया ऐसे नहीं मानेगा तो चक्कू निकाला, थोड़ा सा कट लगाया इसके, फिर भी नहीं मान रहा। फिर इसको क्या, भैया ऐसे नहीं डरेगा ये, हल्का सा इसकी गर्दन के पास यहाँ स्लिट किया ऐसे। फिर इसको लगा कि ये सच में मार सकते हैं भाई। इसको पूरा डराया। इसने कहा ठीक है मैं अपना घर बेच के आपके पैसे दे दूंगा। फिर इसको नीचे फेंक दिया जीप से। अब ये नीचे जहाँ पे गिरा, पूरे भरे बाजार में इधर उधर देख रहा है, यार कहीं कोई जानकार तो नहीं है, कहीं कोई देख ले और ये खबर फैल जाए। मान लो ये खबर वबर फैल गई है, अखबार वखबार में छप गई, माँ बाप कहीं उसको पढ़ लें, कहीं अखबार वगैरह में छप जाए, माँ बाप पढ़ लें, तो वो तो बेचारे जीते जी मर जाएंगे।
ये सोच के खुद भी फूट फूट के रोया। बस्ट माने होता फूटना, बस्ट इनटू टीयर्स ईडीएम सुना होगा आपने। ये खुद भी फूट फूट के रोने लगा बहुत ज़्यादा। फिर इसने सोचा कि ठीक है, अब जो होगा, अब जो होगा सो होगा, अब जो होगा सो होगा। इसने क्या किया भैया, अपना घर बेच दिया, जो पैसे कमा के या पुश्तैनी जो भी था 2-2.5 करोड़ का अपना घर जमीन जमान सब बेच के उनका पैसा चुकाया, और फिर इसने अपनी नई जिंदगी शुरुआत करने की सोची। ये पुराने सारे धंधे जो हैं, जुए की लत वगैरह है, ये इसको क्विट कर देंगे बिल्कुल, इस धंधे को शट कर देंगे। शट का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ को बंद कर देना, इसको शट कर देंगे। शेड का मतलब होता है किसी अनवांटेड चीज़ से छुटकारा पाना। आप वेट वगैरह के लिए जनरली ओवरवेट होते हैं ना, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है कि उसने 10 किलो वेट शेड कर लिया। तो इसने वो सारी गंदी आदतें सोचा कि शेड कर देंगे, रिड माने छुटकारा पाना, कि छुटकारा पा लेंगे इन सब गंदी आदतों से। और भाई इसने वो सब छोड़ के छोटा सा अपना किसी चीज़ का बिजनेस शुरू किया। और वो बिजनेस मेहनती तो ये था, बस गलत रास्ते के अंदर चला गया था। तो भाई वो बिजनेस ऐसे बूम करने लगा भयंकर तरीके से, वो बिजनेस जबरदस्त बूम करने लगा। फिर बाद में बहुत सक्सेसफुल हो गया, तो इस पर एक मूवी बनी। उस मूवी के अंदर एक बहुत बड़े एक्टर को कास्ट किया गया, मान लो शाहरुख खान कर रहा है इसका रोल, एक बहुत बड़े एक्टर को कास्ट किया गया, है ना। वो मूवी हर जगह टेलीकास्ट करी गई, उस मूवी के बारे में खबरें हर जगह ब्रॉडकास्ट करी गई। इतनी फेमस हुई वो मूवी कि बाकी मूवी जो उस टाइम पर लॉन्च हुई थी सबको उसने ओवरकास्ट कर लिया, ढक लिया। जितना फोरकास्ट किया गया था कि मूवी 20-30 करोड़ कमाएगी, भैया मूवी ने कमा दिए 500-700 करोड़। फोरकास्ट से बहुत ज़्यादा कमा लिया उस मूवी ने। तो ये कुछ ऐसे करके आप इनको याद कर सकते हैं, कुछ ऐसे करके आप इन वर्ब्स को याद कर सकते हैं। ठीक है जी, एक बार नज़रों के आगे से निकलेंगी तो वैसे याद हो जाएंगी, कुछ स्टोरी की हेल्प से याद हो जाएंगी। क्लियर है जी। करना कुछ नहीं है, बस एरर सिंपल आएगा। ब्रॉडकास्ट ही चलती है। V1 V2 V3 तीनों ब्रॉडकास्ट ही हैं। ब्रॉडकास्टेड जैसी कोई वर्ब ही नहीं है। सुनने बोलने में अच्छी लगेगी, लिखी होगी, आपको एरर करना होगा। लगता नहीं है एरर, लेकिन होता है। थर्स्ट ही चलती है, थर्स्टेड नहीं होगा। हिट ही चलेगी, हिटेड नहीं होगा। कट ही चलेगी, कटेड नहीं होगा। टेलीकास्ट ही चलेगी, टेलीकास्टेड नहीं होगा। इतनी सी बात। ठीक है, करिए जरा एक बार, इन तीनों को पढ़िए, करके दिखाइए। इजी है भाई, करो इसको। इसमें अब कुछ मतलब कोई और ग्रामर का रॉकेट साइंस तो है नहीं, बिल्कुल सिंपल सी बात है, करिए इसको। हाँ जी, प्रेसिडेंट की डेथ की जो खबर थी वो ब्रॉडकास्ट करी गई ऑल इंडिया रेडियो पे। अब पैसिव के अंदर है, न्यूज़ को ब्रॉडकास्ट किया गया था। पैसिव में बी की फॉर्म प्लस V3 आता, सुनने बोलने बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन भाई इसकी V3 भी ब्रॉडकास्ट ही है, तो यहाँ पे ब्रॉडकास्टेड नहीं, ब्रॉडकास्ट यूज होगा। बलून फूट गया जैसे ही उसने उसको टच किया। गुब्बारा फूट गया जैसे ही उसने उसे टच किया, गुब्बारे को यानी टच किया। तो यहाँ पे बस्ट ही चलेगा बच्चे, बस्टेड नहीं हो पाएगा। गुब्बारा फूट गया था जैसे ही उसने उसे टच किया था। उन्होंने उसको बड़ी जोर से मारा उसकी कमर पर, तो हिट ही चलेगी, हिटेड नहीं हो पाएगा। बोलो जी, क्लियर हो गया। ये 4 और है, इनको कर दीजिए जरा। ये 4 और है, इनको भी कर दो जल्दी से। सेम कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट।
ये जो है ना, ये आगे चल के मैं आपको पढ़ाऊंगा। जैसे आपको याद है फास्ट वर्ड था, वर्ड जो फास्ट था, फास्ट ही एडजेक्टिव होता है, फास्ट ही एडवर्ब होता है। ऐसे ही हार्ड और हार्डली कब यूज करते हैं? हार्ड एडजेक्टिव भी होता है, हार्ड एडवर्ब भी होता है। दे हिट हिम हार्ड, उन्होंने उसको बहुत जोर से मारा, यहाँ ये एडवर्ब है। और हार्ड क्वेश्चन, यहाँ ही एडजेक्टिव है। और एक वर्ड होता है हार्डली, उसका मतलब होता है ना के बराबर। आई हार्डली नो यू, मैं तुझे ना के बराबर जानता हूँ। हार्ड एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों होता है, हार्डली एडवर्ब होता है। मीनिंग में काफी डिफरेंस है, आगे चल के ये बात एडवर्ब चैप्टर के अंदर आएगी। अभी के लिए अगर आप पूछो तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है, कोई काम कैसे किया गया। ये आपका एडवर्ब है जी डिग्री वाला, ऐसा है। लास्ट 30 सेकेंड्स इनको करिए जरा जल्दी से, लास्ट 30 सेकेंड्स। हाँ जी, ये पेन लिखता तो बढ़िया है, ये पेन लिखता बढ़िया है, लेकिन मुझे 100 रुपए का पड़ा था ये पेन लिखता तो बढ़िया है लेकिन 100 रुपए का पड़ा था ये मुझे। तो यहाँ पे कॉस्टेड नहीं आ पाएगा, क्या लिखना पड़ेगा? कॉस्ट लिखना पड़ेगा। अच्छा जी, उन्होंने उसको धकेल दिया गाड़ी में और उसको एक सीक्रेट जगह पर ले गए। थर्स्ट 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 ही चलेगा बच्चे, थर्स्ट 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 ही चलेगा। उन्होंने उसके अफेयर की खबर पूरे गांव में फैला दी, उन्होंने उसके अफेयर की खबर पूरे गांव में फैला दी, है ना, कि हमारी जिंदगी में तो सुख है नहीं, तेरी जिंदगी में आने नहीं देंगे। पूरा का पूरे के पूरे टाउन को ढक लिया गया बादलों के द्वारा, पूरे के पूरे टाउन को ढक लिया गया था बादलों के द्वारा, पूरे के पूरे शहर को ढक लिया गया था बादलों के द्वारा। बोलो जी, कुछ बात आई समझ में? आसान सा कॉन्सेप्ट था। अब मेरा एक सवाल है, ठीक है, कुछ बच्चों के मन में डाउट भी हो सकता है, कुछ बच्चों के मन में डाउट भी आ सकता है। जैसे ये मैंने लिखा कॉस्ट, ठीक है। अब V1 V2 V3 तीनों ही कॉस्ट है, V1 V2 V3 तीनों ही कॉस्ट हैं, हाँ कि ना? जब V1 V2 V3 तीनों ही कॉस्ट हैं तो मान लो जैसे ये सेंटेंस लिखा, यहाँ पे ये सेंटेंस है, इसके अंदर ये जो कॉस्ट लिखा हुआ है, अब मुझे कैसे पता चलेगा ये V1 है, V2 है, V3 है, कैसे जानेंगे? सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ एक बार। कि जैसे जनरली वर्ब में क्या होता है, V1 V2, मान लो सिंग सैंग संग है, ठीक है, सिंग सैंग संग, तो सिंग पहली फॉर्म होगी, सैंग दूसरी फॉर्म होगी, संग तीसरी फॉर्म होगी, हाँ क्या ना? तो अगर V1 V2 V3 सेम हो जाएगी तो कैसे चेक कर पाओगे V1 है, V2 है, V3 है? बताओ। लगाओ दिमाग थोड़ा। हाँ जी, पर ये जो वर्ब्स होती है ना, जैसे मैंने यहाँ पे एटसेट्रा लगा के छोड़ दिया, है ना, तो काफी बच्चों के दिमाग में आगा सर ऐसी और भी हो सकती है, पेपर में कोई और आ गई तो हम क्या करेंगे? टेंशन मत लो, पेपर में इन्हीं में से आएगी। अगर इस कॉन्सेप्ट पे सवाल आएगा तो पेपर में इन्हीं में से आएगी, आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। जिन पर एग्जाम्स के अंदर एरर्स देखे गए हैं या आने की प्रोबेबिलिटी है, वो सब यहाँ पे लिख दी जाती है, ठीक। चलिए, अब यहाँ पे आपको पता है कि V3 में तो सोचना ही नहीं है, V3 में तो सोचना ही नहीं पड़ता, उससे पहले एक हैव की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगी। हैव की जो फॉर्म्स होती हैं वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको नजर आएंगी। V3 वाले केस के अंदर तो आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर हैव फॉर्म को हेल्पिंग
वर्ब के रूप में यूज में लिया जाएगा। हैज़, हैव, हैड, ये सब कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब का काम उसके साथ आपको करती हुई नजर आएंगे, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये V3। आके ना, अगर मैं लिखूं इट हैज़ कॉस्ट मी ₹10,000, तो ये मुझे 10,000 रुपये की पड़ी। मेरी बात आ रही है समझ में? तीसरी फॉर्म के केस में तो कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। अब बची पहली और दूसरी फॉर्म, है ना। एक तो छोटा सा हिंट, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है फिर तो दुनिया आसान है। सब्जेक्ट सिंगुलर है फिर तो हमारी जिंदगी बहुत आसान है। जैसे यहाँ पे इट लिखा हुआ है, इट लिखा हुआ है, अगर ये सिंगुलर, अगर इसमें इट है तो अगर ये V1 है तो इसमें ऐसा आएगा, हाँ क्या ना। इट कॉस्ट्स लिखा होता अगर ये V1 होती, तो अगर ये V1 होती ना तो कॉस्ट्स लिखा होता, हाँ कि ना। ऐसे ही मान लो ही लिखा होता ना, यहाँ पे ही लिखा होता, और ये V1 होती, अगर ये V1 होती तो स्प्रेड्स लिखा होता, हाँ कि ना। दिक्कत तब आएगी जब सब्जेक्ट प्लूरल हो जाए, अब ये दे है तो V1 भी स्प्रेड होगा और V2 भी स्प्रेड होगा। दे है तो V1 भी स्प्रेड होगा और V2 भी स्प्रेड होगा, है ना। फिर कैसे जानेंगे कि V1 है कि V2 है? फिर भी इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। एक छोटा सा बेसिक सी बात है कि V1 जो होता है जनरली हैबिचुअल एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जब मैं आपको 10 चैप्टर में पढ़ाऊंगा अभी, तो V1 बेसिकली क्या क्या करता है हैबिचुअल एक्शन के लिए, या जो कहावतें होती हैं प्रोवर्ब वगैरह उनके लिए, या साइंटिफिक फैक्ट्स के लिए, उनके लिए यूज होता है, ठीक है। अब ना तो ये कोई कहावत है ना ये कोई साइंटिफिक फैक्ट है, तो अगर इसमें V1 लगाओगे तो ये हैबिचुअल एक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अब तुम खुद सोच के देखो क्या ये कोई हैबिचुअल एक्शन हो सकता है? यहाँ पे दे लिखा हुआ है, ये स्प्रेड V1 भी हो तो भी स्प्रेड लिखना पड़ेगा, V2 भी हो तो भी स्प्रेड ही लिखना पड़ेगा, स्पेलिंग सेम ही रहेगी। लेकिन खुद अपनी कॉमन सेंस से सोचिए कि ये V1 है कि V2 है। सोचो जरा। किसी पर्टिकुलर बंदे के अफेयर की खबर फैला दी, किसी पर्टिकुलर गांव में, क्या ये हैबिचुअल एक्शन हो सकता है? क्या रोज ही उसका अफेयर हो रहा है, रोज ही खबर ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाएगा? तो इसका मतलब ये पास्ट का एक इवेंट है, खबर फैलाई गई थी, ऐसे कहना पड़ेगा। बोलो, आई मेरी बात समझ में? हाँ जी। ऐसे ही अभी यहाँ पे दे लिखा हुआ है, V1 भी थर्स्ट होगा, V2 भी थर्स्ट होगा, लेकिन तुम खुद सोचो क्या ये हैबिचुअल एक्शन हो सकता है? और दूसरी बात, अगर सेंटेंस के अंदर कोई और वर्ब आ रही है तो उससे भी हिंट मिल जाता है कि यहाँ पे और उसे ले गए थे एक सीक्रेट प्लेस पर, तो दोनों पास्ट में चलेंगे, हाँ कि ना। अब लगे हाथ एक छोटी सी बात और बता दो, एक छोटी सी चीज और सोच लो। मुझे बताना कि ये जो लिखा हुआ है इसमें ये वाला पार्ट प्रेजेंट में है और ये वाला पार्ट पास्ट में, है ना। जैसे यहाँ तो ये दोनों पास्ट में, इसमें ये वाला प्रेजेंट में और ये वाला पास्ट में। मैं कह रहा हूँ ना ये V2 है, मैंने बोला कि ये V2 है, हाँ क्या ना। और ये सही भी है V2। तुम अपने दिमाग से सोचो क्या ये सही लग रहा है तुम्हें? सोचो, एक बार ट्राई करो। चलो, ये V2 ही है बच्चे, क्योंकि अगर आप इसको V1 मान लोगे ना, अगर आप इसको V1 मान के कॉस्ट्स कर भी दो, तो सेंटेंस का मीनिंग पता क्या हो जाएगा? ये पेन लिखता अच्छा है, लेकिन ये मुझे 100 रुपए का पड़ता है। ये पेन लिखता अच्छा है लेकिन ये मुझे 100 रुपए का पड़ता है। क्या रोज पेन खरीदना पड़ता है हमें? सोचो, क्या हमें रोज नया पेन खरीदना पड़ता है? मान लो कि ये पता कब कब सिनेरियो पॉसिबल है। मान लो कोई ऐसा पेन है जो भैया बहुत गजब की राइटिंग देता है, लेकिन वो रोज खत्म हो जाता है। तो 100 रुपए का रोज एक पेन खरीद के लेके आता है एक बंदा, रोज लिखता, गजब की राइटिंग आती है, लेकिन रोज वो 100 रुपए का पेन खत्म हो जाता है और उसको नया लाना पड़ता है। तब ये V1 लिख के यहाँ कॉस्ट कर सकते थे, है ना। लेकिन पहली बात तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मुझे लगता है कहीं का राष्ट्रपति भी रोज नया पेन नहीं यूज करता होगा। समझ आई मेरी बात? तो पहली बात तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात, ये जो कॉस्टेड पहले लिखा हुआ था, मैं मानता हूं उसने ग्रामर गलत कर रखी थी, लेकिन कॉस्टेड अपने आप में आपको बता रहा था कि नहीं कि यहाँ पे पास्ट आएगा? कॉस्टेड अपने आप में आपको बता रहा था ना कि यहाँ पे पास्ट आएगा।
हाँ कि ना? तो उससे भी हमें पता चल रहा है कि हमें प्रेजेंट की, हमें ग्रामर ही तो ठीक करनी है, हमें ग्रामर ठीक करनी है ना, टेंस थोड़ी बदलना है जबरदस्ती का। तो अगर यहाँ पास्ट से मीनिंग ठीक निकल रहा है, पहले भी पास्ट दिया हुआ था तो बाद में पास्ट लगाएंगे। क्लियर हो गया जी? अब मुझे लगता है कि आपका ये भी डाउट क्लियर हो गया होगा कि अगर तीनों वर्ब की फॉर्म सेम भी हैं तो कैसे पहचाना जाता है। सिंपल सा फंडा है, V3 के केस में आगे हैव, हैज, हैव, हैड ये हेल्पिंग वर्ब नजर आएंगी, V1 और V2 के केस में मीनिंग से पता चल जाता है। ये जनरली हैबिचुअल एक्शन के लिए आता है, ये कोई पास्ट के सिंगल पॉइंट एक्शन के लिए आता है। तो सेंटेंस के मीनिंग से पता चल जाता है कि V1 है कि V2 है। ठीक है? चलो जी, एक बार ये तीन सेंटेंसेस हैं, ये तीन सेंटेंसेस, अभी मैं कॉन्सेप्ट भी नहीं बता रहा आपको कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ हुआ है ना, लेकिन ऑब्वियसली वर्ब चैप्टर पढ़ा रहा हूं तो वर्ब से रिलेटेड होगा। एक बार ट्राई करके बताना इसमें क्या एरर है, अपने आप से ट्राई करना। हाँ जी, समझ आया? इसका मतलब ये कि हवा ने उसकी टोपी 2 मीटर दूर उड़ा दी जब वो ड्राइव कर रही थी। जब वो ड्राइव कर रही थी, अब ड्राइव तो स्कूटी भी करी जा सकती है, और वैसे हो सकता है गाड़ी वो वाली हो, ओपन रूफ वाली, है ना, मिनी कूपर टाइप। तो हवा ने उसकी टोपी 2 मीटर दूर उड़ा दी जब वो ड्राइव कर रही थी। ठीक है जी? बुचर ने उस कसाई ने उस छोटे से मेमने को, उस कसाई ने उस छोटे से मेमने को मर्सीलेसली मार दिया। ठीक, मतलब बिना दया के। ये लिटल यहाँ पे वो वाला मत कर देना सर, ये लैम मेमना ये तो काउंटेबल होंगे ना, मेमना मेमने, लिटल कैसे आ गया? अरे साइज वाला, लिटल बॉय छोटा बच्चा, साइज वाला है ये, क्वांटिटी वाला नहीं है लिटल। लिटल साइज के लिए भी आता है, लिटल क्वांटिटी के लिए भी आता है, ये साइज वाला है, छोटा बच्चा कहने का मतलब है। पानी जो है वो बह रहा था ब्रिज के नीचे से शांति से, साइलेंटली बह रहा था पानी, मतलब बह रहा है लेकिन आवाज सुनाई नहीं दे रही। नदी वदी होती है ना, कई बार बड़ा बरसात के टाइम पे बहुत भयंकर आवाज आ रही होती है नदी में से, और कई बार धीरे 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 ऐसे बह रहा, तो साइलेंटली बह रहा है पानी ब्रिज के नीचे से, ये कहना है। तो इसमें गलती है वर्ब की फॉर्म की। अब इसमें से आप में से मुझे नहीं पता कि कितने बच्चे सही कर पाएंगे इसको अपने आप। अब देखो, ब्लो की जो फॉर्म चलती है वो चलती है ब्लो ब्ल्यू ब्लोन, ना कि ब्लो ब्लोड ब्लोड। ऐसी स्ले की जो फॉर्म चलती है स्ले स्लीव स्लेन चलती है, ना कि स्ले स्लेड स्लेड। सुनने में देखो कितना अच्छा लग रहा है, स्ले स्लेड स्लेड, हाँ कि ना? फ्लाई की फॉर्म चलती है फ्लाई फ्ली फ्लोन, मतलब उड़ना, और फ्लो फ्लो फ्लोड माने फ्लो, फ्लोड फ्लोड माने बहना। अब ये वाली जो बात है, ये वाली जो बात है, अब ये कोई मतलब ऐसी चीज तो है नहीं कि मैं इसमें ग्रामर का आपको कोई लॉजिक बता दूं कि सिंग की फॉर्म सिंग सैंग संग ही क्यों चलती है, सिंग सिंगड सिंगड क्यों नहीं चलती। इसका कोई ग्रामर का लॉजिक तो है नहीं। हालांकि हालांकि ग्रामेरियंस को अब थोड़ी सी अकल लग गई है, ग्रामेरियंस को थोड़ी सी अकल लग गई है। ठीक है? पहले जैसे कुछ भी वर्ब बना देते थे ना, किसी का सिंग सैंग संग बना दिया, रिंग रैंग रंग बना दिया, प्ले प्लेड प्लेड बना दी, किसी की कैसी बना दी, किसी की कैसी बना दी। अब थोड़ी सी उनको अकल लग गई है। अब जितनी जितनी अंग्रेजी में नई वर्ब इजाद होंगी वो ईडी से बनाई जाएंगी। ये मतलब आप नोटिस करो, कोई भी नई भी चीज का आविष्कार हुआ है ना, जो ग्रामर के बाद आविष्कार हुए हैं, सब में देखो ईडी लगेगा। जैसे फैक्स मशीन, फैक्स, फैक्स्ड, फैक्स्ड, ईमेल, मेल, मेल्ड, मेल्ड,
फोन, टेलीफोन, टेलीफोन, टेलीफोन्ड, टेलीफोन्ड, कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड। हाँ कि ना। अब जितनी भी नई चीजें जो हो रही हैं, जो पहले नहीं हुआ करती थी, कोई नई इजाद जितनी वर्ब होंगी सब ईडी वाली होंगी, ताकि आगे वाले कम से कम उनकी जिंदगी आसान रहे। लेकिन अब जो पहले बन गई सो बन गई, वो तो हमें याद करनी पड़ेंगी, और कोई चारा नहीं है। और ये वर्ब हर किसी के लिए अलग हो सकती हैं। हो सकता है कोई ऐसा बच्चा हो जिसको ब्लो वाली आती हो, ये ना आती हो सकता है कोई ऐसा हो जिसको ये आती हो, ये ना आती हो। तो वो मैं तो नहीं जानता ना किसको कौन सी आती है कौन सी नहीं आती है। तो इसके लिए मैं आपको क्या कर रहा हूं, इसके लिए मैं आपको क्या कर रहा हूं, एक वर्ब की लिस्ट दे रहा हूं। आज की क्लास में क्या होगा, इस वाली पीडीएफ के साथ, ये जो क्लास की पीडीएफ है इसके साथ एक पीडीएफ और दिखेगी। आज की क्लास की जब वीडियो आएगी ये, तो उसमें आपको दो पीडीएफ नजर आ रही होंगी, ठीक है। एक तो क्लास की पीडीएफ है और एक ऐसी वर्ब फॉर्म की पीडीएफ होगी। क्लियर होगी इतनी बात। तो आपको उससे क्या करना है, उस पीडीएफ से अपना देख लिया कौन सी वर्ब आपको पढ़ दी आपने, सारी नहीं लिखनी है। जो आपको अरे यार ये तो आती है, जो नहीं आती, ऐसी 5, 10, 15, 20, 30 वर्ब जितनी भी जो आपको नहीं आती उसमें से, उनको अपनी कॉपी में आपको नोट करना है, यानी अपने नोट्स के अंदर उनको नोट कर लेना है। क्लियर होगी इतनी बात। फिर से देखिए मैंने क्या कहा, इसमें सिंपल एरर है वर्ब की फॉर्म का, ठीक है। अब मुझे नहीं पता ना कि किसको कितनी वर्ब की फॉर्म याद है, किसको कितनी याद नहीं है। यहाँ पे बहना वाला मीनिंग चाहिए, वर्ब की फॉर्म ठीक लगी हुई है, फ्लो फ्लू फ्लो नहीं होती है, लेकिन पानी उड़ेगा थोड़ी, पानी तो बहेगा, तो यहाँ पे फ्लोड आएगा। इसमें वर्ब की फॉर्म की गलती थी कि स्ले स्लेड स्लेड नहीं, स्ले स्लीव स्लेन चलता है। स्ले का मतलब होता है किसी तेज धारदार चीज से काट के किसी को मार देना। स्लिट माने भी काटना ही होता है, स्लिट माने भी काटना होता है, स्ले माने भी काटना होता है, लेकिन दोनों में फर्क ये होता है, स्ले तब यूज करते हैं जब काटने से सामने वाला मर जाए, ठीक है। स्ले अपन तब यूज करते हैं जब सामने वाला मर जाता है। अगर हल्का ऐसे में ऐसे कट लगा दूं तो ये स्लिट हुआ, लेकिन गर्दन ही उड़ा दूं सामने वाले की तो वो स्ले हो गया। क्लियर हो गया। तो स्ले की फॉर्म चलती है स्ले स्लीव स्लेन, और ब्लो की फॉर्म चलती है ब्लो ब्लू ब्लोन, ठीक। फिर से बता रहा हूं क्या करना है, सिंपल सी बात है बच्चे। आपको एक लिस्ट मिलेगी, हर किसी के लिए वर्ब अलग अलग होंगी, किसी को कोई 10 नहीं आती होंगी, किसी को कोई 10 नहीं आती होंगी, है ना। तो ऐसी 5, 10, 15, 20 वर्ब जो भी जिसकी फॉर्म आपको नहीं पता थी उनमें से, उनको अपने नोट्स के अंदर चढ़ा लेना है। इतनी सी बात है। चलो जी। अब आगे जो कॉन्सेप्ट मुझे पढ़ाना है, उसके लिए आपकी याददाश्त ताजा करवा रहा हूँ। जो आगे मुझे कॉन्सेप्ट पढ़ाना है उसके लिए मैं आपकी थोड़ी सी याददाश्त ताजा करवा रहा हूँ। एक काम करिए, इन दोनों सेंटेंसेस को ब्रेक करके दिखाइए एक बार। 2 मिनट है आपके पास, इन दोनों सेंटेंसेस को तोड़ के दिखाइए जरा एक बार। इसमें थोड़ा टाइपिंग एरर है, शुड लिख लीजिएगा यहाँ पे, शुड लिख लेना। इन दोनों सेंटेंसेस को तोड़ के दिखाओ। खाली मत बैठो यार, करो, ब्रेक करो इसको।
आ जाओ, नोटिस कर लिया होगा क्या पढ़ाना चाह रहा हूं मैं, कुछ याद आया? पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की तीसरी फॉर्म मेन वर्ब का भी काम कर देती है, वर्ब की तीसरी फॉर्म मेन वर्ब का भी काम कर देती है, साथ साथ एडजेक्टिव का भी काम कर देती है। मैंने एक लेटर लिखा है पुलिस कमिश्नर को, यहाँ पे रिटर्न क्या है? मेन वर्ब है। लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं तो यू क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। शुड क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया। रीड क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। तुम्हें पढ़ लेना चाहिए, तुम्हें पढ़ लेना चाहिए। क्या पढ़ लेना चाहिए? इंस्ट्रक्शंस भी करना पड़ेगा यार, 2 टाइपिंग एरर रह गए इसमें। तुम्हें पढ़ लेना चाहिए इन इंस्ट्रक्शंस को, तुम्हें पढ़ लेना चाहिए इंस्ट्रक्शंस को बड़े ध्यान से, तुम्हें पढ़ लेना चाहिए इंस्ट्रक्शंस को बड़े ध्यान से। कौन सी इंस्ट्रक्शंस को? ये जो लिखी गई इंस्ट्रक्शंस है ना, ये जो लिखी गई इंस्ट्रक्शंस है, इन्हें तुम्हें ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। तो दीज क्या बन गया? दीज बन गया आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जो कि इंस्ट्रक्शंस के लिए आया है। कौन सी इंस्ट्रक्शंस? ये वाली इंस्ट्रक्शंस। और कैसी इंस्ट्रक्शंस है ये? लिखित में इंस्ट्रक्शन है। एक तो बोली गई इंस्ट्रक्शन हो सकती है ना, एक तो बोली हुई इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं, और एक हो सकती हैं लिखी हुई इंस्ट्रक्शंस। तो रिटन इंस्ट्रक्शंस है जी। तो ये क्या बन गया? ये आपका पास्ट पार्टिसिपल बन गया, एडजेक्टिव बन गया। क्लियर हुई इतनी बात? हाँ जी। तो यहाँ से मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, जो याद कराना चाह रहा हूँ, अगर आपको याद हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो 2 काम कर लेती है अंग्रेजी में। वो वर्ब भी बन सकती है और वो एडजेक्टिव भी बन सकती है, हाँ के ना? वर्ब की तीसरी फॉर्म इंग्लिश में 2 काम कर सकती है, वर्ब बनना और एडजेक्टिव बनना। अब मुझे बताओ, जब इसको मैं वर्ब बनाता हूँ या एडजेक्टिव बनाता हूँ, तो क्या स्पेलिंग में कोई फ़र्क करना पड़ता है? नहीं। क्या प्रोनाउंसिएशन में कोई फ़र्क आता है? ऐसा कुछ है क्या कि ये रिटर्न होता है और ये रिटार्न होता है? नहीं। स्पेलिंग सेम है, बोलने में सेम है, खाली ग्रामेटिकल प्रोफाइल अलग है, हाँ के ना? कि इसका फंक्शन अलग है। क्लियर हुई इतनी बात? लेकिन कुछ वर्ब ऐसी होती हैं, उनको जब एडजेक्टिव फॉर्म में लिखना होता है, बाकी सारी वर्ब दुनिया की उनकी जो V3 है, और जो एडजेक्टिव वाली स्पेलिंग है, जो V3 से जब एडजेक्टिव बनाओगे, मेन वर्ब बनाओ चाहे एडजेक्टिव बनाओ, V3 में स्पेलिंग सेम रहेगी। लेकिन ये कुछ ऐसी वर्ब हैं जिनकी V3 वाली और एडजेक्टिव वाली स्पेलिंग जो है वो अलग अलग है। देखिए कुछ वर्ब, फिर इन पर दुनिया जान के एग्जाम्पल है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये याद करनी पड़ेंगी, तो मैं कहते याद कर लूंगा। गिनती की 10 वर्ब हैं और सब पे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है? देख लो, पहले दिखा देता हूं, ठीक है? जितनी वर्ब है सब पे एग्जाम्पल है, तो रोने मत लग जाना। क्लियर हुई इतनी बात? तो सिंक, सैंक, संक, डूबना, जहाज डूब गया, द शिप सैंक, डूब गया। और संकन माने डूबा हुआ। सिंक, सैंक, संक, डूबना, संकन एडजेक्टिव यानी डूबा हुआ जहाज, संकन शिप। ऐसे ही श्रिंक, श्रैंक, श्रंक, सिकुड़ना, ठीक है? श्रंकन सिकुड़ा हुआ, श्रंकन शर्ट, सिकड़ी हुई शर्ट। स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक किसी को मारना, स्ट्रिकन मारा हुआ। गेट, गॉट, गॉट प्राप्त करना, गॉटन प्राप्त हुआ हुआ, गॉटन शूज मिले हुए शूज। मेल्ट पिघलाना, मोल्टन पिघला हुआ, मोल्टन आयरन, मोल्टन गोल्ड, मोल्टन सिल्वर। शेव, शेव्ड, शेव्ड शेव करना, शेवन शेव हुआ हुआ। मान लो दाढ़ी बना हुआ फेस हो गए तो क्या कहोगे? शेवन फेस था उसका। प्रूव, प्रूव, प्रूव करना, और प्रूवन प्रूव हुआ हुआ। अरे ये वाली बात तो यार, ये तो प्रूवन फैक्ट है, ये तो प्रूवन फैक्ट है, सबको पता है ये बात। तो प्रूव हुआ हुआ, इसका मतलब होता है प्रूव करना, ये प्रूव हुआ हुआ, ठीक है? शियर, शियर्ड, शीड, इसका मतलब होता है भेड़ की ऊन उतारना। अगर आप शियर कर रहे हो तो भेड़ की ऊन उतार रहे हो। शॉर्न, ऊन उतरी भेड़। शॉर्न शीप लिख दूं तो ऐसी भेड़ जिसकी ऊन उतरी हुई है। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक पीना, और ड्रंक और ड्रंकन पिया हुआ, इसके दोनों फॉर्म होते हैं। देखो इसमें V3 वाला भी लिख सकते हैं और दूसरा भी लिख सकते हैं। कौन सा कब लिखते हैं अभी बताऊंगा। लोड, लोडेड, लोडेड लदा हुआ, मतलब लदा हुआ नहीं लादना। लोड, लोडेड लोड करना, लादना। और लोडेड और लेडन लदा हुआ, इनमें से कौन सा कब लगाते हैं, ये वाले आपको अलग से अभी बताऊंगा, ठीक है? अब आपको क्या करना है, आगे मैं सेंटेंसेस आपको दिखा रहा हूं, ठीक है? उन सेंटेंसेस में पहले शांति से, तसल्ली से आपको ये सोचना कि मुझे यहाँ पे चाहिए क्या, मुझे यहाँ पे वर्ब चाहिए कि एडजेक्टिव चाहिए। वर्ब चाहिए होगी तो वर्ब तो ये वाली है।
V1 V2 V3 जो फॉर्म चाहिए होगी मीनिंग के अनुसार वो लगा लेंगे, और एडजेक्टिव चाहिए होगा, अगर एडजेक्टिव चाहिए होगा तो फिर हमें ये वाली लगानी पड़ेंगी। क्लियर हुई इतनी बात? तो अब जो मैं आपको सेंटेंसेस दिखाऊंगा, आप आराम से शांति से पहले सेंटेंस को पढ़ेंगे, दिमाग में ब्रेक करेंगे और सोचेंगे कि मुझे यहाँ पे रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट है कि वर्ब की। जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसा वर्ड अपन पुट कर लेंगे। करिए ट्राई। खाली मत बैठना यार, खुद करने का जो मजा है वो अलग ही है भाई। नहीं तो फिर क्लास देखने की जरूरत ही नहीं है। अपना क्लास के लास्ट में PDF डाउनलोड कर लिया करो, सारे आंसर कॉपी में नोट कर लो। ये टाइम आपका ही दिमाग चलवाने के लिए दिया जा रहा है, करो इसको। ब्रेक करने तीनों सेंटेंसेस। सेकंड सेंटेंस में टू हेल्प क्या बनेगा? थर्ड सेंटेंस में न्यूली क्या बनेगा? एक एक चीज पता होनी चाहिए आपको। हाँ जी, पढ़ें आगे। दे फाउंड अ संक शिप एट द बॉटम ऑफ अटलांटिक ओशन। एक छोटी सी चीज मैं यहाँ पे उससे पहले एक और बात करना चाह रहा हूँ। एक छोटी सी चीज आपके साथ और डिस्कस करना चाह रहा हूँ मैं। तो मैं कहाँ डिस्कस करूँ? वो रिलेटेड है इस स्लाइड से। चलो जैसे तैसे यहीं एडजस्ट करता हूँ ना, इसके बीच में यहाँ लिख देंगे। जो शुड है उसको यहाँ डाल लेते हैं। ठीक है, आ जाओ। अब अगर आपको याद हो तो मैंने जब बात बोली थी कि V3 जो होता है ये वर्ब का भी काम कर देता है और एडजेक्टिव का भी काम कर देता है। जब ये एडजेक्टिव का काम करता है तो इसके लिए मैंने वर्ड यूज किया था पास्ट पार्टिसिपल।
हाँ के ना। अब जो कुछ बच्चे होते हैं जो अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े होते हैं, जो आईसीएसई बोर्ड वगैरह से पढ़े होते हैं, उनको ये चीज़ बड़ी कंफ्यूज करेगी। पता क्यों? क्योंकि अपने बाकी स्कूलों में जैसे नॉर्मल हिंदी मीडियम के स्कूल हो गए या सीबीएसई बोर्ड के स्कूल हो गए, वहाँ पे टीचर जनरली ऐसे पढ़ाते हैं कि बच्चों वर्ब की ऐसे फॉर्म चलती हैं V1, V2, V3। कई स्कूलों में जैसे यूपी, बिहार, झारखंड, ओडिशा की साइड इसको V4 बोला जाता है, और बाकी नॉर्थ इंडिया में इसको V1 प्लस में ING बोला जाता है। ठीक है। और जनरली वहीं पे यूपी, बिहार, ओडिशा, झारखंड उस साइड पे इसको V5 बोलते हैं, और ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया में इसको V1 सिंगुलर वाली कह देते हैं। ठीक है, ऐसे पढ़ाते हैं जनरली। ठीक है, पर आईसीएसई बोर्ड वगैरह वो पढ़ते हैं बिल्कुल प्योर वाली ब्रिटिश इंग्लिश। ब्रिटिश इंग्लिश वाले जो है वो ये V1, V2, V3 यूज़ नहीं करते। ब्रिटिश वाले V1, V2, V3 यूज़ नहीं करते। वो क्या लिखते हैं? वो कहते हैं कि इसको बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म, इसको बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म, इसको बोलते हैं पास्ट फॉर्म, इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, और इसको फिर से वही प्रेजेंट फॉर्म। तो अगर यही कॉन्सेप्ट कोई अंग्रेज बंदा पढ़ाएगा, अगर यही कॉन्सेप्ट ब्रिटेन में पढ़ाया जाए, अंग्रेज अगर इसी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, वो पता कैसे पढ़ेंगे? वो V3 वर्ड यूज नहीं करेंगे। वो पता क्या लिखेंगे? वो लिखेंगे पास्ट पार्टिसिपल इंग्लिश ग्रामर में दो काम करता है, वर्ब बनना और एडजेक्टिव बनना। मेरी बात आई समझ में? वो क्या बोलेंगे? पास्ट पार्टिसिपल इंग्लिश में दो काम करता है, वर्ब बनना और एडजेक्टिव बनना। तो सर फिर आपने ऐसे क्यों पढ़ाया? मैंने इसलिए ऐसे पढ़ाया भाई, क्योंकि हमारे स्कूलों में जो क्लास देख रहे हैं उसमें 99% बच्चे ने ऐसे V1, V2, V3 करके ही पढ़ रखा है। V1, V2, V3 करके ही पढ़ रखा है। तो अगर मैं कहता कि वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ये दो काम कर लेती है, बच्चा कहता सर कौन सी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ये क्या होती है? इसलिए मुझे ऐसे पढ़ाना पड़ा। तो अपने इंडिया में ज़्यादातर इसको ऐसे करके पढ़ाया जाता है कि V3 जो है ये वर्ब भी बन जाती है और एडजेक्टिव बन जाती है। हम पास्ट पार्टिसिपल शब्द तब यूज करते हैं जब ये एडजेक्टिव का काम करे। मेरी कुछ बात आई समझ? एक बार दोबारा बोलता हूँ सारी बात। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि V3 दो काम करती है, एडजेक्टिव बनना और अपना वर्ब बनना और एडजेक्टिव बनना। जब ये एडजेक्टिव बने तब पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। हम पास्ट पार्टिसिपल शब्द का यूज तब करते हैं जब ये एडजेक्टिव बने, वर्ब बने तो नहीं करते हम, है ना? यही बात है। लेकिन अंग्रेज जो हैं वो V1, V2, V3 वो तो यूज ही नहीं करते। आप डिक्शनरी खोल के देखते हो, मान लो ऑक्सफोर्ड खोलोगे या लॉन्गमैन खोलोगे, कैम्ब्रिज खोलोगे, उसमें कहीं V1, V2, V3 के लिखा ही नहीं होता। उसमें लिखा होता प्रेजेंट फॉर्म दिस, पास्ट फॉर्म दिस, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म दिस, और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म दिस। हाँ के ना? तो वहां पे जरा समझने की कोशिश करो। ये जो V3 है ना, जिसको हम V3 कहते हैं, अंग्रेज उसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो उनके तरीके से अगर मैं उनके तरीके से पढ़ाऊं तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इंग्लिश में दो काम करती है, वर्ब बनना और एडजेक्टिव बनना। सिंपल। क्लियर हुआ? अब मुझे क्यों ऐसे पढ़ाना पड़ा? क्योंकि सारे स्कूलों में यही पढ़ाया जाता, तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर कोई आईसीएसई बोर्ड से पढ़ा हुआ या प्योर इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा जो सुन रहा है, वो क्या करेगा? वो डिक्शनरी में टाइप करेगा। मान लो मैंने गिवन लिख दिया, गिव जो है, मान लो जैसे ये इसी एग्जाम्पल को ले लो, राइट वर्ब को उसने डिक्शनरी में टाइप किया, लेट से उसने राइट वर्ब को डिक्शनरी में डाला, तो वहां पे लिखा आएगा राइट प्रेजेंट फॉर्म, रोट पास्ट फॉर्म, रिटन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, राइटिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। अब उस सेंटेंस के अंदर मैंने तो रिटन को मेन वर्ब लिख रखा है, यहाँ पे, और यहां मैंने पास्ट पार्टिसिपल लिख रखा है। अब वो कहेगा सर रिटन जो है डिक्शनरी में तो हमेशा पास्ट पार्टिसिपल दिया हो, तो सर रिटन कभी मेन वर्ब नहीं बनता क्या डिक्शनरी के अनुसार? वो कंफ्यूज होगा, है ना? तो भाई मजबूरी है हमारी भी, सारे स्कूलों में ये पढ़ाया जाता है तो हमें ऐसे एडजस्ट करना पड़ता है। अगर स्कूलों में ऐसे होता है ये प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, फिर तो जिंदगी बिल्कुल ही आसान हो जाती है। सीधा कहते जो वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है ना, वो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों बन जाती, बात खत्म हो जाती। ये नया टर्म ही ना बनाना पड़ता। ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, ये जो नए दो वर्ड इंट्रोड्यूस करने पड़े, ये कुछ नहीं होते। ING फॉर्म को ही प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं और V3 को ही पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। तो कायदे से अगर प्योर इंग्लिश की बात करी जाए तो इसको ऐसे पढ़ाया जाना चाहिए, वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म दो काम कर देती है, वर्ब बनना एडजेक्टिव वाला, सेंटेंस बनो
दिमाग का सेंटेंस पढ़ो, दिमाग का यूज करो, जान जाओगे। वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म, उसके लिए क्या वर्ड यूज होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। अंग्रेज कैसे पढ़ेंगे इसको? वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म जो है ना, वो वर्ब बनना, एडजेक्टिव बनना, नाउन बनना, तीनों काम कर लेती है। अपना दिमाग यूज करो और जान जाओ। वो इसको ऐसे पढ़ेंगे। मेरी बात आ रही है समझ में? तो अगर कोई ऐसे स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा है तो परेशान मत होइए, ठीक है? अब आपको बात समझ में शायद मेरी आ गई होगी। अब आ जाते हैं जरा इन सेंटेंसेस पे। उन्हें एक डूबा हुआ जहाज मिला। उन्हें एक डूबा हुआ जहाज मिला। पूरा सेंटेंस भी ब्रेक कर सकते हैं, चलो कर ही देते हैं, कितनी 10 सेकंड की बात नहीं है। अब तो दिमाग चलने लग गया होगा ना भाई, अब तो ये सब दिमाग में एक्सरे होने लग गया होगा। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट, क्लियर? अब मुझे इस नाउन को क्वालिफाई करवाने के लिए यहाँ पे एक एडजेक्टिव चाहिए था। सिंक, सैंक, संक ये वर्ब होती है, एडजेक्टिव तो संकन होता है, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? संकन लिखना पड़ेगा, जो एडजेक्टिव के जैसा काम करेगा। क्लियर हो गया? इस पे आ जाओ। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, एडवर्ब, मेन वर्ब, कंजंक्शन, सब्जेक्ट, वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। जहाज पहले ही डूब चुका था। जहाज पहले ही डूब चुका था, जब वो मदद के लिए आए ना, जहाज उससे पहले ही डूब चुका था। तो यहाँ पे कम केम वर्ब तो मतलब इंट्रांजिटिव होती है, तो इसका ऑब्जेक्ट तो हो नहीं सकता है, तो वाई का रिप्लाई है। तो ये जो इन्फिनेटिव है ये एडवर्ब की तरह से काम कर रहा है, अगर आपको याद हो तो। क्लियर होगी इतनी बात? जब वो मदद के लिए आए ना, जहाज उससे पहले ही डूब चुका था। अब यहाँ पे हैड, हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, ऑलरेडी एडवर्ब लगी हुई है। और दूसरी बात, संकन तो एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव कब आता है? जब आगे नाउन लिखा होता है। कहाँ है इसके आगे नाउन? ये सारी बातें चीख चीख के बता रही हैं कि हमें तो यहाँ पे मेन वर्ब बनानी थी। मेन वर्ब बनानी थी तो फिर हमें क्या वर्ड यूज करना चाहिए था? हमें यहाँ पे V3 संक लिखना चाहिए था। सिंक, सैंक, संक, मुझे यहाँ पे V3 की जरूरत है, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था? संक लिखना चाहिए था। बोलो भाई, क्लियर हो गया? इस पे आ जाओ। उसने घुमा दिए वो नए मिले जूते। उसने घुमा दिए वो नए मिले जूते जो उसको उसके अंकल से मिले थे। अंकल उसका रहता है अमेरिका, वहाँ से आया था, नए जूते लेके आया था, और वही वहाँ दोस्तों आ गए टशन मारने चक्कर में आज खेलने के लिए लेके गया था, है ना? नए जूते थे, उसने सोचा बास्केटबॉल खेल लूँगा तो कलाब हो जाएंगे ना, बाहर ही निकाल देता हूँ। ठीक है, बाहर निकाल के नंगे पैर बास्केटबॉल खोला, पैर फुड़ाए, बाहर निकला तो कोई जूते उठा के ले गया। तो ही सब्जेक्ट है, लॉस्ट वर्ब है। बहुत दुख होता है यार, कोई चीज़ को ना बहुत संभाल के रखो और वो खराब हो जाए तो बहुत दुख होता है। ठीक है, और कई बार किस्मत ऐसी होती है, ऐसे लोग जो सामान को बिल्कुल ऐसे रगड़ के यूज में लेते हैं ना, उनकी चीज़ नहीं खराब होती। मुझे याद है, मैंने कॉलेज के अंदर मेरा लैपटॉप था भाई, जिसको बोलते हैं ना जिगर का टुकड़ा। भाई मैंने उसको ऊपर से लेमिनेशन, छोड़ो दुनिया कराती है, उसके मारे वहाँ पे एक लेमिनेशन वाला है बहुत बढ़िया, उसकी भाई एक एक बटन पे लेमिनेशन कराया कि कहीं इसके बटन घिस के ना इसके अक्षर ना मिट जाएं। एक एक बटन के ऊपर लेमिनेशन करवाया मैंने। और भाई वो लैपटॉप 6 महीने के बाद उसका ऑडियो जैक खराब हो गया, कुछ खराब हो गया। लोगों ने कहा था HP बहुत बढ़िया कंपनी है, और जो लोग ऐसे ना ऐसे ऐसे लैपटॉप लेके ऐसे फेंक देते थे बेड पे, कुछ नहीं होता था उनका। पूरे ऐसे 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 लैपटॉप पूरे हॉस्टल में सरकारी हुआ करते थे, जो कभी कोई ले गया कभी कोई ले गया, वो भी भाई उससे ज़्यादा चले। बहुत दुख हुआ था। चलो, ही सब्जेक्ट है, लॉस्ट वर्ब है। उसने घुमा दिए जूते। ठीक, कौन से जूते घुमा दिए? उसने नए मिले हुए जूते घुमा दिए। उसने नए मिले हुए जूते घुमा दिए। अब यहाँ पे देख पा रहे हो लॉस्ट वर्ब आ चुकी है, तो ये वर्ब तो मुझे चाहिए नहीं, मुझे तो जूतों को क्वालिफाई कराना। कौन से जूते? नए मिले हुए जूते। तो यहाँ पे मुझे एक एडजेक्टिव की जरूरत थी, तो यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था गॉटन, और ये न्यूली बनना चाहिए था एडवर्ब। क्लियर हो गया? नए मिले हुए जूते। याद है इल मैनर्ड बॉयज, इल मैनर्ड बॉयज, कुछ याद आया? नाउन के लिए जो आया वो एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव के लिए आया वो एडवर्ब। ये गॉटन क्या बनेगा? यहाँ पे एडजेक्टिव बनेगा। क्लियर? अच्छा, ये दैट क्या बनेगा? दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, जूतों के लिए एडजेक्टिवल क्लॉज बना रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या बनते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन क्या बनते हैं? एक तो प्रोनाउन वाला काम करते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनते हैं और कंजंक्शन बनते हैं। अब सब्जेक्ट तो आया हुआ है, तो यानी यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट प्लस में कंजंक्शन का काम करेगा, क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन है। हाँ कि ना? ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा। ही सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे मुझे वर्ब चाहिए थी, वर्ब चाहिए थी तो गेट गॉट गॉट बनानी पड़ेगी, जो कि मेन वर्ब बनेगा।
फ्रॉम प्रीपोजिशन है, अंकल इसका ऑब्जेक्ट है, हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव है। बोलो, क्लियर हो गया? हाँ जी, क्लियर हुआ? आसान है। एक काम करो, बिल्कुल डिट्टो सेम कॉन्सेप्ट है, डिट्टो सेम कॉन्सेप्ट। ये चार और रगड़ दो इनको। खाली मत बैठो भाई। और एक चीज आप और नोटिस कर रहे होगे, अब वो जो आंसर वाली स्लाइड होती है ना, ऐसे पूरा ऐसे एक्सप्लेन कर रखा होता है, वो सब नहीं दे रहा हूं अब मैं, जान बूझ के नहीं दे रहा हूं। एक एक चीज को खुद लिखोगे ना बच्चे, तभी वो दिमाग में, मतलब उतना लंबा ग्रथ, वो तो बुकिश लैंग्वेज है। सीधा लिखो ना, शिप नाउन है, नाउन के लिए एडजेक्टिव चाहिए था, संक वर्ब होती है, संकन एडजेक्टिव है, इसलिए आया। दो तीन की लिख दो, बाकी अंडरस्टूड होता है कि सेम ही कॉन्सेप्ट के अंडर में, तो बाकी सबके लिखने की जरूरत नहीं है, उनका सब आंसर कर दो। पहले दो तीन की लिख लिया करो, जो भी उसके एग्जाम्पल हो। अब जैसे जो पीछे हमने रूल पढ़ा कि इनकी V1 V2 V3 मान लो सेम है, तो अब क्या हर एक के नीचे, नोट्स के अंदर हर एक के नीचे एक्सप्लेनेशन लिखोगे? ब्रॉडकास्टेड नहीं होगा, इसलिए हर एक में थोड़ी लिखोगे। एक में इसमें तो वैसे लिखने की भी जरूरत नहीं है, इनकी V1 V2 V3 सेम है, इसमें तो कोई आंसर के एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं। ठीक है? तो बस मैं हिंट दे रहा हूँ कि आपको ना नोट्स अच्छे बनाना है यार, उसको टाइम पास मत समझना, नोट्स अच्छे बनाना। पेपर से पहले वही आपका साथ देंगे, सारे वीडियोस दोबारा थोड़ी देखोगे, इतना कहाँ टाइम मिलता है यार पेपर के टाइम। अच्छे नोट्स बनाना। लास्ट 30 सेकेंड्स।
हाँ जी, करें शुरू। इट इज़ एन ऑलरेडी प्रूव्ड फैक्ट, ये पहले से प्रूव हुआ फैक्ट है, ये पहले से प्रूव हुआ फैक्ट है और इसे प्रूव किया था जेसी बसु ने। ठीक है, मान लो आप पीएचडी कर रहे हो, होता ना पीएचडी में कुछ नई आपको थीसिस वगैरह लिख के लेके जानी पड़ती है। आप गए अपने टीचर के पास, देखियो सर मैंने गजब चीज़ प्रूव कर दी, ये कर दिया वो कर दिया। देखा बे यार, ये तो पहले से प्रूव हुआ फैक्ट है, इसमें तूने नया क्या किया, और इसे प्रूव किया था जेसी बसु ने। ये सेंटेंस का मतलब है। अब इसको जरा देखने की कोशिश करो, यहाँ पे लिखा हुआ इट इज एन ऑलरेडी प्रूव्ड फैक्ट। पहली बात तो फैक्ट नाउन की विशेषता बतानी है, सेंटेंस पढ़ते ही आपको पता चल गया कि यहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा, कुछ प्रूव किया नहीं जा रहा, ये कह रहा है ये पहले से ही प्रूव हुआ फैक्ट है, वो वाला मीनिंग देना है। आप इसको तोड़ोगे कैसे, आप चाहो तो इसको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कह दो, इसको रियल सब्जेक्ट कह दो, या तो उसको सब्जेक्ट, इसको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट और इसको रियल सब्जेक्ट कह लो, या फिर उसको सब्जेक्ट और इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कह लो, दोनों तरीके से तोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या तो आप इसको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कह लो या फिर सब्जेक्ट कह लो। ऐसे इधर इसको फिर क्या लिखना पड़ेगा, अगर उसको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहोगे तो इसको रियल सब्जेक्ट कहना पड़ेगा, और अगर उसको सब्जेक्ट कह दोगे तो उसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कह लेना। दोनों तरीके चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे बात ऐसी, इज क्या बना, लिंकिंग वर्ब बना, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा, बताया जा रहा है कि ये फैक्ट कैसा फैक्ट है, एक पहले से प्रूव हुआ फैक्ट है। और दूसरा एक हिंट ये भी है, पैसे वैसे मत कर देना, इसको पैसे वैसे मत कर देना। बीच में आर्टिकल कब से आते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में कभी आर्टिकल आते हैं क्या? कहीं कोई सर पैसिव नहीं मान सकते क्या सर, इसको हेल्पिंग वर्ब मान लेंगे, प्रूव्ड को मेन वर्ब मान लेंगे, पैसिव मान लेते हैं ना सर इसको। अरे भाई बीच में एडवर्ब कब से, ये अपना आर्टिकल कब से आने लगे उसमें। और दूसरी बात, सेंटेंस पढ़ना, पैसिव में किसी चीज पर कोई काम किया जाता है, उसे पनिश किया गया था, है ना, ही वॉज पनिश्ड बाय हिज मदर। यहाँ पे तो बताना है कैसा फैक्ट है, ऐसा फैक्ट है, फैक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, और ऐसे सेंटेंसेस लिंकिंग वर्ब से लिखे जाते हैं। ये बातें आपको पता हैं तो फिर आप कर लोगे। ये आपका एडवर्ब हो गया। मुझे यहाँ पर एक एडजेक्टिव की जरूरत थी जो फैक्ट नाउन के लिए आएगा, जिसको ऑलरेडी क्वालिफाई करेगा। एडजेक्टिव की जरूरत थी तो आपको प्रूवन लिखना चाहिए था। क्लियर हो गया। एंड कंजंक्शन है। अगला आपका क्लॉज शुरू हो गया। इट सब्जेक्ट है, ऊपर वाली साइड ही लिखता हूँ, भीड़ हो जाएगी। इट आपका सब्जेक्ट हो गया, वॉज आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, बाय प्रीपोजिशन है, बाय प्लस डूअर से पता चल रहा है कि इस बार आपको पैसिव लिखना है, बाय प्लस डूअर से पता चल रहा है कि इस बार आपको पैसिव लिखना है। तो यहाँ पे आपको V3 लिखना चाहिए था, यहाँ पे वर्ब आनी चाहिए थी, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको प्रूव्ड लिखना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। इस पे आ जाइए। चोर का, मान लो कहीं चोरी हो गई, अब किसी ने देख लिया था उसको, तो उससे स्केच बनवा रहे हैं। मान लो कि उसको बोला कि आप स्केच बनाओ, कैसा था, अच्छा दाढ़ी कैसी थी, नहीं दाढ़ी नहीं थी, उसका शेवन फेस था, उसका जो फेस था वो शेवन फेस था। सब्जेक्ट बना। अब यहाँ पे मुझे बताओ, ये हेड कोई हेल्पिंग वर्ब है? सोचो, बोलो, ये थीफ किसी की शेव कर रहा है क्या? थीफ किसी की शेव कर रहा है क्या? और कभी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आर्टिकल आता है क्या? उसका फेस ऐसा था, ये कहना है यहाँ पे, हाँ कि ना। तो हैव की फॉर्म को बस लिंकिंग वर्ब मत बना देना, ये याद रखना। सब्जेक्ट मेन वर्ब ये इसका ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए था, एडजेक्टिव शेवन ही होता है, तो इसमें कोई गलती नहीं है, यह वाक्य नो एरर है। क्लियर हो गया। वो जो दुखों का मारा व्यक्ति था, उसे और दुख पहुंचाया गया या और ज्यादा मारा गया, किसके द्वारा? बढ़ते हुए दामों के द्वारा। तो यहाँ पे था ग्रीफ स्ट्रिकन मैन, ये मैन की विशेषता बताने के लिए लिखना आपको। दुखों का मारा व्यक्ति, द ग्रीफ स्ट्रिकन मैन, दुखों का मारा व्यक्ति। कुछ आई बात समझ में? तो ये जो आप फ्रेज बना रहे हो, ये एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है। ये जो ग्रीफ स्ट्रिकन है, ये एडजेक्टिव की तरह, दुखों का मारा व्यक्ति, तो वर्ब नहीं, मुझे यहाँ पर एडजेक्टिव चाहिए था। स्ट्रिकन, उसे और मारा गया, ये पैसिव में, दुखों के मारे व्यक्ति को और मारा गया बढ़ते हुए दामों के द्वारा, ये यहाँ पर पैसिव है, ये हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे आपको मेन वर्ब चाहिए था, तो आपको स्ट्रक लिखना चाहिए था। हाँ जी, कैसे मारा गया? और बहुत जोर से मारा गया, हार्ड एडवर्ब हो गई। बाय प्रीपोजिशन है, इसमें भी एरर है। सर एक ही सेंटेंस में दो एरर, सर एक ही सेंटेंस में दो एरर, समझाने के लिए कर रहा हूँ भाई, पेपर में एक ही जगह आएगा। पेपर में या तो ये एरर आएगा या ये एरर आएगा, ये जानबूझ के मैंने यहाँ पे छोड़ दिया था कि देखते हैं अपने आप में से कितने लोग नोटिस करेंगे। तो यहाँ पे बढ़ते हुए दाम कहना है, कल की क्लास में आपको पढ़ा के गया हूँ, तो यहाँ पे राइजिंग प्राइसेस आएगा।
राइजिंग प्राइसेस आएगा। ये प्राइसेस नाउन है जो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, ये राइजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा। बोलो जी, क्लियर हो गया? पेपर में एक ही जगह पर एरर आएगा, ये समझाने के लिए जानबूझकर इसमें दो किए। इस पर आइए, ये जो ऊन उतरी हुई भेड़ है, ये जो ऊन उतरी हुई भेड़ है, ये मिस्टर यादव की है। अब यहाँ पे दीज शीयर्ड शीप, आगे आपको नाउन चैप्टर में पढ़ाऊंगा, शीप का प्लूरल नहीं करते, एक भेड़ हो 10 पेड़ हो, शीप्स नहीं लिख सकते आप, ये नाउन चैप्टर में आएगा। अभी के लिए आपको ऐसे ही याद करना है। दीज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, ये आपका सब्जेक्ट है, वर्ब है, प्रीपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है, हाँ कि ना। अब यहाँ पे मुझे एडजेक्टिव चाहिए था शीप नाउन के लिए, एडजेक्टिव चाहिए था तो एडजेक्टिव तो शॉर्न होता है, तो यहाँ पे मुझे शॉर्न लिखना चाहिए था। बोलो भाई, क्लियर हो गया? 2 मिनट का ब्रेक है, जिसको वॉशरूम वगैरह जाना है जल्दी से जाके आइए, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। आ जाओ जी, अब इसको करते हैं डिस्कस। हमने देखा कि ड्रिंक की फॉर्म कैसे चलती है, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, हाँ कि ना। अब ड्रंकन भी एडजेक्टिव में लिखा हुआ है और ड्रंक भी लिखा हुआ है, कौन सा कब लगाना है, कैसे चलेगा? देखो, ये जब से सबसे जो लास्ट वाला है, ठीक है, इसमें तो वर्ब चाहिए, इसमें तो वर्ब चाहिए, तो इसमें तो दिमाग लगाना ही नहीं है, इसमें तो ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक चलेगा। इसमें तो वर्ब की रिक्वायरमेंट है, तो इसमें तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। वह 5 बोतल बियर की पी चुका है पिछले 30 मिनट में, वह पिछले 30 मिनट में 5 बोतल पी चुका है बियर की, तो यहाँ पे ही आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। हैज़ आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। यहाँ पे आपको मेन वर्ब की रिक्वायरमेंट थी, है ना, यहाँ पे आपको मेन वर्ब की रिक्वायरमेंट थी, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, ड्रिंक, ड्रैंक, डन, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। तो V3 के रूप में आपको क्या लिखना पड़ेगा, ड्रंक लिखना पड़ेगा। उसने क्या पी लिया, 5 बॉटल्स ऑफ बियर, 5 बॉटल्स ऑफ बियर। अब ये जो इसके आगे लिखा हुआ है ना, इसको आप दो तरीके से तोड़ सकते हो, इसको आप दो तरीके से तोड़ सकते हो कि बॉटल्स को इसका ऑब्जेक्ट बना लो,
बॉटल्स को इसका ऑब्जेक्ट बना लो और प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट इसको बना दो, वरना आप जैसे वो नहीं होता अ लॉट ऑफ, अ नंबर ऑफ, ये पूरे को एडजेक्टिवल फ्रेज भी कह सकते हो कि क्वांटिटी को दिखाने वाला एडजेक्टिव, और बॉटल का मतलब ड्रिंक का ऑब्जेक्ट बना दूं बियर को, दोनों तरीके से तोड़ लेते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 5 क्या हो गया आपका, कार्डिनल हो गया, बॉटल्स क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और प्रीपोजिशन है और ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। क्लियर है जी। उसने पी ली है 5 बोतल किस चीज़ की, बियर की। इन प्रीपोजिशन है, मिनट्स इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, 30 क्या हो गया आपका, कार्डिनल हो गया, एडजेक्टिव हो गया इसके लिए, पिछले 30 मिनट ये एडवर्ब हो गया। ऐसा हमने पहले भी सेंटेंस किया था, वो याद है, मिस्टर गुप्ता सीख रहे हैं फ्रेंच पिछले 6 महीने से, ये वही वाला डिट्टो कॉन्सेप्ट है। हाँ जी। तो वर्ब वाला तो आसान है मामला, वर्ब में तो कोई दिक्कत नहीं हुई, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक में से चलाना था, जैसे ही हैज़ के बाद V3 लगता है तो मैंने ड्रंक लगा दिया। वर्ब में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दिक्कत एडजेक्टिव की है कि ड्रंकन भी एडजेक्टिव है ना, और ड्रंक भी एडजेक्टिव है, कौन सा कब यूज़ करें। हालांकि दोनों चल जाते हैं, हालांकि दोनों जनरली कोई सा भी यूज़ कर सकते हो आप, लेकिन अगर प्रेफरेंस की बात है, अगर प्रेफरेंस की बात है, ठीक, तो फंडा कुछ ऐसा है इसमें, फंडा कुछ ऐसा है, यानी अगर आपको नाउन से पहले लगाना हो, नाउन से पहले लगाना, मैं फिर बता रहा हूँ दोनों चल जाते हैं बच्चे, दोनों चल जाते हैं, आपको दोनों देखने को मिल सकते हैं, लेकिन सिर्फ प्रेफरेंस की बात है। मुझे बहुत कम चांस लगता है कि इस पर एरर आएगा, लेकिन ज़्यादातर बुक्स वगैरह में या कहीं कहीं ये बात लिखी होती है तो मैं भी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मुझे इंटरनली कम उम्मीद है कि इस कॉन्सेप्ट पर एरर बनाए, क्योंकि दोनों ठीक होते हैं अपने आप में। तो फंडा कुछ ऐसा है कि नाउन से पहले लगा के लिखना हो, है ना मैं फिर बता रहा हूँ, आप डिक्शनरी वगैरह में टाइप करोगे, कहीं देखोगे तो आपको ऐसे ड्रंक ड्राइवर मिल जाएगा, मिल जाएगा। ग्रामेटिकली ये भी चल सकता है, ये भी चल सकता है, लेकिन अगर नाउन से पहले लगा के लिखना हो तो अपन ड्रंकन वर्ड को प्रेफर करते हैं। मुझे इंटरनली ऐसा लगता है कि इस पर एरर नहीं आएगा, लेकिन बुक्स वगैरह में दिया होता है ना, तो मैं भी बता रहा हूँ आपको, ठीक। अच्छा जी, अगर लिंकिंग वर्ब के बाद लिखना हो, लिंकिंग वर्ब के बाद लिखना हो कि अभी वो पिया हुआ है, ठीक, तो उसमें ही इज ड्रंक, इस केस में ड्रंकन आपको नहीं दिखेगा, ही इज ड्रंक ही दिखेगा। लिंकिंग वर्ब के बाद आप कह सकते हो, लिंकिंग वर्ब के बाद आप कह सकते हो कि आपको ड्रंक ही नजर आएगा, ठीक है। नाउन से पहले लगाना हो तो आपके पास चॉइस है, दोनों में से कोई लिख लिया करो, ड्रंकन को प्रेफर कर लिया करो, लेकिन लिंकिंग वर्ब के बाद लगाना हो तो ड्रंकन वर्ड यूज मत किया करो, ड्रंक वर्ड का यूज किया करो। इसी बात पर एक बार ये दोनों पढ़ना, कहाँ कौन सा लगाओगे बताना। हाँ जी, वो उस पिए हुए आदमी को, वो उस पिए हुए आदमी को ले गए नियर बाय हॉस्पिटल। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ बच्चे, मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, एरर नहीं आएगा मेरे मेरे हिसाब से, जो मेरी नॉलेज कहती है, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, ये एरर में नहीं पूछना चाहिए इसको, क्योंकि यहाँ पे ड्रंकन भी ठीक है और ड्रंक भी कोई गलत नहीं है। हाँ, अगर प्रेफरेंस की बात, तो मान लो यहाँ पे फिलअप लगा के दे दूँ, मान लो यहाँ पे मैं फिलअप लगा के दे दूँ, ऐसे डैश लगा के दे दूँ, ठीक है, तो अगर ये दोनों ऑप्शन में हो तो ये प्रेफर हो जाएगा, ये मैं मान लेता हूँ। अगर इस पर सवाल बनाना ही पड़े कभी किसी को, तो मुझे लगता है कि अगर ऐसे बनाएगा तो उसकी मेरे मन में इज्जत होगी कि हाँ तेरे को 2 अक्षर आते हैं, ठीक है, कि ड्रंक भी ठीक है, ड्रंकन भी ठीक है, प्रेफर यहाँ पर ड्रंकन होगा, ठीक। लो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि जस्ट प्रेफरेंस की बात है, प्रेफर करने की बात है।
ही इज़ वेरी ड्रंक, अभी वो बहुत पिया हुआ है तो उससे बात करने का कोई पॉइंट नहीं बनता, सुबह बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिंकिंग वर्ब के बाद अगर लिखोगे, इस केस में सोचने की जरूरत नहीं, इसमें ड्रंक ही आएगा। यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ही इज़ वेरी ड्रंकन नहीं, ही इज़ वेरी ड्रंक राइट नाउ, यहाँ पे ड्रंक ही आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नाउन से पहले लगा के यूज में लेना हो तो दोनों ठीक होते हैं। उम्मीद करता हूँ बात समझ आ गई होगी। अब इस पे आ जाइए, ठीक है। लोडेड वर्सेस लेडन, लोडेड वर्सेस लेडन थोड़ा जटिल सा कॉन्सेप्ट है ना। मैंने बहुत लोगों को इसमें गोली देते हुए देखा है, कुछ भी बोल देते हैं। चलो आओ समझने की कोशिश करते हैं। दोनों का ही मतलब होता है किसी चीज़ से भरा हुआ, दोनों का ही अर्थ होता है किसी चीज़ से भरा हुआ, ठीक। तो कौन सा कब लगाते हैं, मैं आपको कुछ जगहें बताता हूँ, देखो ज़रा समझने की कोशिश करना। अगर कोई ऐसी चीज़ है, अगर कोई ऐसी चीज़ है कि उसकी क्वांटिटी फिक्स है, उसके अंदर उससे ज़्यादा कोई चीज़ डल ही नहीं सकती। एक्चुअली मैं आपको शॉर्ट में ऐसा समझाऊं तो लोडेड का मतलब होता है किसी चीज़ से लदा हुआ, और लेडन का मतलब होता है हैविली लोडेड, ज़रूरत से ज़्यादा लदा हुआ। अगर मैं शॉर्ट में इस कॉन्सेप्ट को समझाना चाहूँ तो लोडेड का मतलब होता है किसी चीज़ से लदा हुआ, किसी चीज़ से भरा हुआ, और लेडन का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा भरा हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे ज़रा समझने की कोशिश करना, कोई अगर ऐसी चीज़ है जिसकी क्वांटिटी फिक्स है, जैसे कि ये गन है, अगर किसी बंदूक में 6 गोलियां डलती हैं तो ज़बरदस्ती 7वीं घुसा सकते हो क्या, बताओ। अगर किसी बंदूक की मैगजीन में 6 गोली की जगह है तो क्या वहां 7वीं गोली जा सकती है क्या, नहीं जाएगी। ऑब्वियस बात है कि ना, नहीं जाएगी, ऑब्वियस चीज़ है। तो ऐसे केस में लेडन कभी नहीं आ पाएगा, लोडेड ही आएगा। क्लियर हुई इतनी बात। अच्छा, ऐसे वाला मीनिंग, वो जिम्मेदारियों के बोझ के नीचे लदा हुआ है, वो इस प्रेशर के नीचे दबा हुआ है, या प्रेशर्स उस पर लदे हुए हैं, जिम्मेदारियां उस पर लदी हुई हैं, ऐसे वाले मीनिंग में लोडेड कभी यूज नहीं होगा, लेडन यूज होगा, ठीक है। जब भी आपको कभी ऐसे ना वो परेशानियां उस पर लदी हुई हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उस पर लदी हुई हैं, काम उस पर लदा हुआ है, ऐसे में हमेशा लेडन आएगा। दूसरा, अगर कभी पेड़ पौधों की टहनियों की बात हो कि इन पेड़ पौधों पर फ्रूट्स लगे हुए हैं, होता क्या है, फ्रूट्स की वजह से टहनियां झुक जाती हैं, तो ऐसे वाले मीनिंग में भी हमेशा लेडन यूज होगा। क्लियर हुआ। अच्छा, अगर ट्रक की बात करें, ट्रक जो है वो सब्जियों से लदा हुआ है, तो यहाँ दोनों ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो ऑब्वियस बात है कि पेपर में ये सेंटेंस नहीं आ पाएगा। हाँ, दोनों में फ़र्क क्या होता है, इसका मतलब लदा हुआ है और बहुत ज़्यादा लाद दूँ, ओवर कैपेसिटी से बहुत ओवर कर दूँ, तो फिर लेडन करना पड़ता है। समझ में आया। तो यहाँ इसके ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ लेडन इक्वल टू, आप डिक्शनरी में देखेंगे तो यही बात आपको साफ साफ लिखी हुई मिलेगी, लेडन इक्वल टू हैविली लोडेड। बोलो, बात समझ में आई। तो ये इनके डिफरेंसेस हैं। ये भी मुझे इसलिए पढ़ाना पड़ा क्योंकि काफ़ी किताबों में दिए होते हैं, एरर जनरली इसका नज़र आता नहीं, लेकिन आएगा तो अब इसमें मुझे लगता है क्लैरिटी आ गई होगी कि भैया को अगर कोई ऐसी चीज़ है, जनरली गन का ही एग्जाम्पल आता है, कोई ऐसी चीज़ अगर उसकी कैपेसिटी फिक्स है, अगर किसी चीज़ की कैपेसिटी फिक्स है, मान लो से फ़ोन है, फ़ोन में 2 ही सिम कार्ड की जगह है ना, या एक ही सिम कार्ड की जगह है, तो ज़बरदस्ती तीसरा थोड़ी ठूंस दोगे। तो ऐसी कोई अगर चीज़ है जिसकी कैपेसिटी फिक्स है तो उसमें लेडन कभी नहीं आ सकता, उसमें लोडेड ही आ सकता है, ठीक है। अगर जिम्मेदारियों से भरा हुआ, या फिर जिम्मेदारियों से भरा हुआ, परेशानियों से लदा हुआ, लेडन ही आएगा उसमें। पेड़ पौधों की टहनियों की बात हो, लेडन ही आएगा उसमें। ये वाले के अंदर दोनों ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, डिपेंड करेगा ट्रक कितना लदा हुआ है, तो इस पे कभी पेपर में ऑप्शन ही नहीं आ सकता। ये तो बोलने वाले पे डिपेंड है ना। अब मान लो ट्रक की कैपेसिटी जो है, ट्रक की कैपेसिटी है 350 किलो माल लद सकता, उसमें 385 386 लाद रखा है, तो मैं लोडेड वर्ड यूज करूंगा। लेकिन अगर 350 किलो में तुम ऊपर तक करके रस्सी वस्सी बांध के उसमें 500 किलो या 650 किलो माल लाद दो, तो फिर मैं लेडन यूज करूंगा। बोलो, समझ में आया। ग्रामेटिकली इसमें दोनों ठीक है, बोलने वाले पर डिपेंड है, ये पेपर में नहीं आ पाएगा।
ये पेपर में नहीं आ पाएगा, समझो, क्योंकि दोनों ठीक है। यहाँ पर मैं ये बात बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चों की आदत होती तल पेपर में तोनता पलैपल तलेंदे, वो पलैपल तलेंदे वाले बच्चों ये पेपर में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ दोनों ठीक है। आप पे डिपेंडेंट है, जैसी उस ट्रक की स्थिति होगी आप उसके अकॉर्डिंग बोल लोगे। यहाँ पे फिक्स है मामला, इन तीनों में फिक्स है मामला। क्लियर हो गया? हाँ जी। वैसे तो मैंने सोचा था कि आज थोड़ा और भी पढ़ाऊंगा स्टेटिव वर्ब वगैरह, लेकिन मुझे लगता है फिर ज़्यादा हैवी हो जाएगा। मुझे लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि ये लेक्चर ज़रूरत से ज़्यादा हैवी हो जाए, रो भी बहुत जल्दी जाते हो तुम। ठीक है, तो आज के लेक्चर को अपन यहीं वाइंड अप कर लेते हैं। आज के लेक्चर को यहीं वाइंड अप कर लेते हैं। मेन वर्ब वाला जो पोर्शन है ना अपना, जो मेन वर्ब वाला पोर्शन है, मैंने कहा था ना वर्ब को 3 पार्ट में बांटेंगे, मेन वर्ब, मॉडल और एडवांस वर्ब लास्ट में कराऊंगा, मेन वर्ब मॉडल इकट्ठे कराऊंगा। मेन वर्ब वाला जो पोर्शन है वो आपका कल खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, मेन वर्ब वाला पोर्शन कल ओवर हो जाएगा। कल इतना ही कंटेंट है, कल की क्लास में वो इजीली खत्म हो जाएगा। ठीक, तो मिलेंगे अपनी कल की क्लास में, सेम टाइम सेम जगह। ठीक है, आज रात को शूट करके मैं एडजेक्टिव की जो मॉक डिस्कशन है वो आज रात को शूट करके डाल दूंगा, डोंट वरी, वो आपको रात को या कल सुबह तक दिखने लग जाएगी। आज के लिए गुड नाइट भाई।